Very good morning to all of you. So today we are just going to start the third lecture of our chapter and that is soil. Okay? इसके पहले हम लोगों ने ये अपना जो हमारा चैप्टर सॉइल है इसका 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज की क्लास में हम इसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे. ओके तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा उसको रिकैप करेंगे. ओके क्यों रिकैप करेंगे? क्योंकि जब हम इसे रिकैप कर लेंगे तो हम अच्छे से ये वाला सेशन को अच्छे से समझ पाएंगे. गॉट इट? तो प्रीवियस सेशन में हमने सॉइल प्रोफाइल को डिस्कस किया था. सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? तो जब आप सॉइल के वर्टिकली जाते हो तो आपको वहाँ पे डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलता है. ओके और वही डिफरेंट लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग सॉइल बोलते हैं. तो जनरली वहाँ पे हमें 4 डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलता है. एक को हम क्या बोलते हैं? जो सबसे ऊपर वाला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग ऑरिजिन ए बोलते हैं. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि आप सॉइल के वर्टिकली जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेयर्स देखने को मिलता है. डिफरेंट जनरली 4 लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर. तो जो फर्स्ट वाला लेयर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं और इसको हम लोग ऑरिजिन ए भी बोलते हैं. ओके इसे हम लोग ऑरिजिन ए भी बोलते हैं. ओके इसके नीचे वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग ऑरिजिन बी बोलते हैं और इसको हम लोग सब सॉइल बोलते हैं. ओके इसको हम लोग सब सॉइल बोलते हैं. सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लेबलिंग गलत हो गया है. ये जो हमारा सेकेंड वाला लेयर है, ये हमारा सेकेंड वाला लेयर है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑरिजिन बी, जिसको हम लोग सब सॉइल भी बोलते हैं. और जो हमारा थर्ड लेयर है इसको हम लोग ऑरिजिन सी बोलते हैं और जो हमारा लास्ट है उसको हम लोग ऑरिजिन डी बोलते हैं और इसे हम लोग बेडरॉक भी बोलते हैं. इसको ऑरिजिन डी बोलते हैं और इसे हम लोग बेडरॉक भी बोलते हैं. ओके ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. इसको हम लोग टुगेदर क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टुगेदर सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. ओके तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो आपका अपरमोस्ट लेयर होता है अर्थ क्रस्ट का उसे हम लोग सॉइल बोलते हैं और जैसे हम सॉइल के वर्टिकली जाते हैं तो हमें डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलता है और उसी को हम लोग सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. जनरली हमारे पास 4 लेयर होता है. जो अपर वाला लेयर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं और ऑरिजिन ए बोलते हैं. इसके नीचे जो लेयर होता है उसे ऑरिजिन बी बोलते हैं और सब सॉइल भी बोलते हैं और सब सॉइल के नीचे वाला लेयर को ऑरिजिन सी बोलते हैं और ऑरिजिन सी वाले के नीचे वाले लेयर को हम लोग ऑरिजिन डी बोलते हैं और उसको हम लोग बेडरॉक भी बोलते हैं. फिर हमने ये चारों लेयर्स का थोड़ा सा ये देखा था, प्रॉपर्टीज देखा था. तो वहाँ पे हमने देखा था कि ऑरिजिन ए जो है उस लेयर का जो सॉइल है वो आपका बहुत ज़्यादा डार्क कलर में होता है. डार्क कलर में क्यों होता है? क्योंकि टॉप सॉइल में ह्यूमस और मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा रिच अमाउंट में मिलते हैं. इसके वजह से उसका जो कलर होता है ना वो आपका थोड़ा डार्क होता है और ह्यूमस मिनरल्स की वजह से ये सॉइल आपका बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है और ये सबसे अपरमोस्ट लेयर होता है. इसकी वजह से ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये घर होता है. इनके अंदर बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलता है. या फिर इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स और प्लांट प्रेजेंट है वो अपना न्यूट्रिएंट्स और वाटर इसी लेयर से लेते हैं. इसके जस्ट नीचे आपको सेकेंड लेयर ऑरिजिन बी मिल रहा है जिसे आप सब सॉइल बोल रहे हो. उसका जो कलर होता है ना फर्स्ट के कंपेयर से थोड़ा लाइट होता है और यहाँ पे जो ह्यूमस का कंटेनर है ये भी बहुत कम होता है. ओके ये इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता. फिर आपको ऑरिजिन और यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म का होम होता है लेकिन टॉप सॉइल से इसका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर होता है ना वो कम होता है. ये बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होम होता है. ओके और फिर इसके नीचे आपको एक लेयर मिलता है जिसे हम ऑरिजिन सी बोलते हैं. यहाँ पे हमें छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़ा
देखने को मिलता है, जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर पे रहते हैं, उतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं रहते हैं। और वो रॉक्स वहाँ पे कहाँ से आता है, तो वो रॉक्स वहाँ पे जो हमारा ऑरिजिन डी का जो बेड रॉक है उसके पार्शियल वेदरिंग का रिजल्ट होता है। ओके, और रॉक्स तो हमें पता है ना कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं रॉक्स के अंदर, तो ऑरिजिन सी के अंदर भी बहुत मिनरल्स रॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर ह्यूमस की कंटेंट ना होती, ना के बराबर होती है। ठीक है, फिर नीचे वाला लेयर को हम लोग ऑरिजिन डी बोलते हैं, जिसे हम लोग बेड रॉक भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें बड़ा बड़ा रॉक्स देखने को मिलता है। ओके, और ये बेड रॉक के ऊपर जो पानी एक्यूमुलेट होके रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग वाटर टेबल बोलते हैं। ओके, तो ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा हुआ था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, और हम लोग प्रीवियस क्लास में टाइप्स ऑफ सॉइल भी देखा था। सॉइल के पार्टिकल्स के टेक्सचर्स के वजह से, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से हमने सॉइल को तीन भाग में ऐसे उसको बांटा था। एक हमारा क्या था, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्ले सॉइल। तो सैंडी सॉइल उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता वहाँ पे, मतलब वो गुड नहीं होता कल्टीवेशन के लिए, वो डेजर्ट एरियाज़ में आपको मिलता है। ये वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता है, एयर को ट्रैप भी नहीं कर सकता है, इस वजह से ये प्लांट और क्रॉप्स के ग्रो के लिए उतना ज़्यादा फिट नहीं होता है। फिर हमने क्ले सॉइल के बारे में पढ़ा, वहाँ पे हमने देखा कि क्ले सॉइल आपका वाटर को होल्ड कर लेता है। ओके, और वाटर को होल्ड कर लेता है प्लस स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है। इसी स्टिकी नेचर्स की वजह से हम लोग इसे पोट्स वगैरह या फिर सॉइल से जो डेकोरेटिंग आइटम्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जब भींगा हुआ होता है तो बहुत स्टिकी होता है, किसी भी ढांचा में आप इसको ढालो ये ढल जाता है, प्लस जब आप इसको सुखाते हो तो हार्ड भी हो जाता है, जल्दी टूटता भी नहीं है। तो ये सब वजह से हम लोग इसको पोट्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। लेकिन ये हमारा कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर को होल्ड कर लेता है। ओके, लेकिन एयर को ट्रैप नहीं कर पाता है, और वाटर की होल्डिंग और एयर की ट्रैपिंग ये दोनों कंपल्सरी होता है प्लांट और क्रॉप्स की ग्रो करवाने के लिए। फिर हमने थर्ड टाइप्स का सॉइल पढ़ा, उसमें हमने लोमी सॉइल के बारे में पढ़ा। ये आपका बेस्ट सॉइल होता है, सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए, प्लांट के लिए, क्रॉप्स के लिए। ओके, क्योंकि ये वाटर को भी होल्ड कर लेता है और एयर को भी ट्रैप कर लेता है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था, प्रीवियस क्लास में देखा था। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, हम लोग सॉइल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, क्या क्या गुण होता है। Properties of a soil mainly depends on the size of a particles and the properties of the soil are as follows। अब soil का properties depend किस पे करता है, तो वो उसके particles के size पे depend करता है। ओके, soil का properties किस पे depend करता है, तो soil का properties उसके particles के size पे depend करता है। ओके, सॉइल का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो सॉइल कंटेन्स एयर, सॉइल आपका एयर को कंटेन करता है, एंड एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल एयर को कंटेन करता है, और सॉइल एयर सॉइल में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एयर सॉइल में सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, वहीं पे एयर प्रेजेंट होता है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि क्रॉप को ओवर इरिगेट मत करिए। क्यों नहीं करिए उसको ओवर इरिगेट, क्योंकि आप अगर उसको ज़्यादा पानी दोगे ना, तो जो सॉइल के पार्टिकल्स का स्पेस होता है वो पानी से भर जाएगा, तो फिर वो सॉइल एयर को ट्रैप नहीं कर पाएगा और प्लांट हमारा रिस्पायर नहीं कर पाएगा, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये वाला आपको सजेशन दिया जाता है हमेशा कि कोई भी प्लांट को अगर आप अपने घर में लगा रहे हो या फिर आप फार्मिंग कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, उस टाइम में ओवर जितना रिक्वायरमेंट है प्लांट का उतना ही उसको वाटर देना चाहिए, ओवर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ओवर वाटर सॉइल्स के पार्टिकल्स में जाके बैठ जाता है, तो वो स्पेस को फिल कर लेता है जहाँ पे एयर को ट्रैप होना होता है। तो क्या होगा, प्लांट एयर नहीं ले पाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, इस वजह से आपको ये सजेशन दिया जाता है, डोंट ओवर इरिगेट। सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर दैट इज वाटर। सॉइल एयर को भी कंटेन करता है और सॉइल वाटर को भी होल्ड करता है, और वाटर क्या प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर। यही बोला जा रहा है कि सॉइल कंटेन मॉइस्चर दैट इज वाटर। You may have noticed the air above the farmland simmering during the day in a summer. You may have noticed the air above the farmland simmering.
during the day in a summer. This happens because the water present in the soil evaporate as a water vapor when sunlight passes through the water vapor it cause air to simmer. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि हमारा जो एयर होता है ना, जो हमारा फार्म लैंड होता है, जो हमारा कल्टिवेटेड एरियाज होता है, समर के दिन में वहाँ पे आपको सिमरिंग ब्राइट लाइट टाइप का दिखता है. वो लाइट क्यों दिखता है? क्योंकि जो वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल में वो वेपर के फॉर्म में इवोपरेट होके वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वही चीज़ की वजह से वहाँ पे हमें सिमरिंग जैसा इफेक्ट देखने को मिलता है, लाइटनिंग देखने को मिलता है. ओके, The water present in the soil evaporate as a water vapor when the sunlight passes through the water vapor it cause air to simmer. एक्चुअली जब आप कोई भी गर्मी के दिन में कोई भी कल्टिवेटेड एरियाज कहीं भी फार्म लैंड में जाओगे तो वहाँ पे आपको उस एरिया में सिमरिंग टाइप्स का दिखता है, लाइट टाइप का दिखता है. वो क्यों दिखता है? क्योंकि गर्मी के दिन में सनलाइट बहुत ज़्यादा हीटेड होता है. ठीक है, बहुत हीट होता है. वो क्या करता है ना, वो वाटर को इवोपरेट करता है, तो वाटर हमारा वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वही वेपर जो हमारा कल्टिवेटेड एरियाज के ऊपर एयर प्रोड्यूस होता है उसको सिमरिंग इफेक्ट देता है, लाइटनिंग टाइप का इफेक्ट देता है. इस वजह से हमें अपने कल्टिवेटेड लैंड में समर के डेज में सिमरिंग वाला इफेक्ट देखने को मिलता है. गॉट इट? Soil allows water to percolate. Percolate का मतलब क्या होता है? सॉइल के अंदर जब वाटर आपका क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं, सॉइल के अंदर जब वाटर आपका चला जाता है, उसके अंदर वाटर जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग प्रेकोलेट बोलते हैं. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा सॉइल्स होता है वो वाटर का प्रेकोलेट अलाउ करता है. देखो कैसे. When water is poured over a soil, some water gets absorbed by the soil and the rest passes down to it. देखो, जब हम सॉइल्स में वाटर को डालते हैं ना तो कुछ वाटर जो सॉइल्स के पार्टिकल्स होते हैं ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कुछ वाटर हमारा जो सॉइल का पार्टिकल्स होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ वाटर हमारा क्या होता है? सॉइल के डाउन में चला जाता है. ठीक है, सॉइल के अंदर जाता है, उसके डाउन में मतलब जाता है. यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ वाटर तो आपको सॉइल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो रेस्ट वाटर होता है वो उसके सॉइल के थ्रू डाउन में चला जाता है. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल इज कॉल्ड प्रीकोलेशन ऑफ वाटर. और इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू कुछ वाटर एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं और रेस्ट ऑफ वाटर हमारा सॉइल के अंदर चला जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग प्रीकोलेशन ऑफ वाटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसी को हम लोग प्रीकोलेशन ऑफ वाटर बोलते हैं. प्रीकोलेशन ऑफ वाटर क्या होता है? जब आप सॉइल में पानी को डालते हो तो सॉइल के पार्टिकल्स कुछ पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो बाकी का पानी होता है ना वो सॉइल के डाउन में चला जाता है, उसके अंदर चला जाता है, और सॉइल के अंदर जो पानी जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को हम लोग प्रीकोलेशन ऑफ वाटर बोलते हैं. ओके, आई थिंक यू आर जस्ट गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से. The preparation rate of water in a soil can also be defined as preparation नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? Percolation. क्या होगा? Percolation. ओके, क्या बोला जा रहा है? The percolation rate of water in a soil can also be defined as the volume of water in a milliliters which passes down the soil per minute. It can be calculated by the formula
गिवन बिलो। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर्स, milliliters by it can be passes down into the soil per minute. Passes down into a soil per minute. What is it? Passes down into a soil per minute. देखिए यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है प्रिकोलेशन ऑफ वाटर क्या होता है। ये आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। प्रिकोलेशन ऑफ वाटर क्या होता है? जब आप वाटर को सॉइल में डालते हो तो कुछ वाटर को सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है और रेस्ट ऑफ द वाटर सॉइल के अंदर चले जाते हैं, और जो अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल के अंदर जाता है इसी प्रोसेस को हम लोग प्रिकोलेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द रेट ऑफ प्रिकोलेशन ऑफ वाटर, कि रेट ऑफ प्रिकोलेशन ऑफ वाटर क्या होता है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा गया है कि द प्रिकोलेशन ऑफ वाटर इन अ सॉइल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ मिलीलीटर विच पासिस डाउन द सॉइल पर मिनट। हम लोग इसके थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू क्या करेंगे, जो रेट है प्रिकोलेशन ऑफ वाटर का उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग प्रिकोलेशन ऑफ वाटर का रेट? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर, वाटर का वॉल्यूम, जैसे कि मान लो कोई सॉइल है, वहाँ पे मैंने पानी डाला तो एक मिनट में कितना मिलीलीटर वाटर सॉइल के अंदर गया है वो हमारा क्या होगा, उसी का रेट हमारा क्या होगा, रेट ऑफ प्रिकोलेशन ऑफ वाटर। ओके, तो रेट ऑफ प्रिकोलेशन ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ मिलीलीटर, ओके, बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ मिलीलीटर बाय क्या करेंगे हम उसको किस चीज़ से डिवाइड करेंगे कि कितना ज़्यादा वो सॉइल के अंदर हर मिनट में गया है। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रेट ऑफ प्रिकोलेशन ऑफ वाटर क्या होता है। तो ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर बाय पासेस डाउन इनटू अ सॉइल पर मिनट। एक मिनट में कितना ज़्यादा वाटर, कितना मिलीमीटर वाटर सॉइल में जा रहा है, वही हमारा प्रिकोलेशन ऑफ वाटर का रेट होता है। ओके, गॉट इट? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड व्हाट इज inside this what is inside this slide? सॉइल्स के बारे में पढ़ रहा है तो सिर्फ सॉइल्स ही बोल रहा है। Percolation rate of water in a soil. The rate of percolation of water differs from a soil to a soil, and the amount of water that seeps down into the soil has considerable decrease in a town and cities because of too many concentrate structure. It is due to this reason that the water table has also gone down in some areas. ओके, जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे वहीं पे हमने देखा कि सैंडी वाटर पूरा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो ज़्यादा से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या बहुत ज़्यादा वाटर उसके अंदर जा पाएगा, लेकिन लोमी सॉइल उतना ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो होल्ड करके रखता है, तो उसके अंदर तो ज़्यादा वाटर जा सकता है ना। तो यहाँ पे मेरा बोलने का ओवरऑल मतलब यही है कि जो रेट ऑफ प्रिकोलेशन ऑफ वाटर है, ठीक है, पर मिनट कितना ज़्यादा वाटर सॉइल के अंदर जा रहा है, यही हमारा रेट ऑफ प्रिकोलेशन ऑफ वाटर है। वो अलग अलग सॉइल में अलग अलग होता है। सारे सॉइल में जो रेट ऑफ प्रिकोलेशन ऑफ वाटर होता है वो सेम नहीं होता, अलग अलग सॉइल में अलग अलग रेट ऑफ प्रिकोलेशन ऑफ वाटर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि द रेट ऑफ प्रिकोलेशन ऑफ वाटर डिफर फ्रॉम सॉइल टू सॉइल एंड अमाउंट ऑफ वाटर दैट शिफ्ट डाउन इनटू द सॉइल कंसिडरेबल डिक्रीज। और जो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि एकदम सॉइल के अंदर शिप होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है सिटीज़ एरियाज़ में, टाउन एरियाज़ में। क्यों होता है? क्योंकि बहुत टाइप्स का कॉन्सेंट्रेट स्ट्रक्चर्स आपको सिटीज़ और टाउन एरियाज़ में देखने को मिलता है।
इस वजह से जो वाटर का जो वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर सिटीज़ एरियाज़ वाले सॉइल में डिप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से कुछ एरियाज़ में हमें डिक्रीज मिलता है, क्या मिलता है, वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होता है, बेड रॉक के ऊपर जितना आपका वाटर एक्यूमुलेट रहता है वही हमारा वाटर टेबल होता है। तो जब आपका वाटर डीप नहीं जाएगा सॉइल के अंदर तो फिर वाटर टेबल कैसे इंक्रीज होगा, तो इस टाइप्स के एरियाज़ में वाटर टेबल आपको डिक्रीज मिलता है। तो अगर हैंड पंप वगैरह लगाना होता है ना जिसके थ्रू वाटर आता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप पेंट्रिएट करना पड़ता है, ओके, बहुत डीप, बहुत ज़्यादा पाइप वगैरह लगाना पड़ता है ताकि उससे वाटर आ पाए, ओके। यहाँ पे बोला गया है कि अलग अलग सॉइल का जो प्रिकुलेशन ऑफ रेट ऑफ वाटर होता है वो डिफर होता है, और टाउन और सिटीज़ एरियाज में ये बहुत कम होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इस वजह से अलग अलग एरियाज़ का अलग अलग वाटर टेबल होता है। कहीं का हाई होता है, कहीं का ज़्यादा होता है, कहीं का कम होता है, ओके। What is happening? Overlapping factor. Where is gone this slide? Soil and crops. Now we are just going to study about soil and crops, okay? अब क्रॉप्स क्या होता है, तो जैसे अब सॉइल क्या होता है ये तो हमें पता है, हमारा हेडिंग क्या है अभी का टॉपिक का, सॉइल एंड क्रॉप्स। तो सॉइल क्या होता है ये हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट का जो अपर मोस्ट लेयर होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सॉइल होता है। अब क्रॉप्स क्या होता है, तो जब आप सेम टाइप्स के प्लांट को लार्ज एरिया में लार्ज स्केल पे ग्रो करवाते हो, उसी चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, इसी चीज़ को हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं, ओके। जैसे अगर आप राइस के फील्ड में देखोगे, ठीक है, तो राइस प्लांट ही आपको बहुत ही बड़ा एरिया में बहुत ही लार्ज स्केल में आपको देखने को मिलेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग राइस क्रॉप बोलेंगे। तो क्रॉप आपका क्या होता है, तो क्रॉप का मतलब यही होता है कि जब आप सेम टाइप्स के प्लांट को लार्ज एरिया में लार्ज स्केल पे ग्रो करवाते हो तो उसे ही आप लोग क्या बोलते हो, उसे ही हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं, ओके। सॉइल हेल्प प्लांट टू ग्रो, हमें पता है कि बिना सॉइल का प्लांट ग्रो कर सकता है, अगर सॉइल ना हो तो प्लांट ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सॉइल हमारा हेल्प करता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। A large number of crops are grown to fulfill the various needs of humans. Large numbers of crops, कभी राइस का, कभी व्हीट का, कभी पीज का, मेज का, बजरा, मतलब अलग अलग टाइप्स का, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को हम लोग अपने फील्ड में ग्रो करवाते हैं। अपना जो डिफरेंट हमारा नीड होता है, जो अलग अलग हमारा ज़रूरत होता है, वेजिटेबल्स का, पल्सेस का, ऑयल्स का, ये सारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं, ओके। Different crops require different type of soil to grow. For example, अलग अलग टाइप्स का क्रॉप अलग अलग सॉइल उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। कोई ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है, कोई लोमी सॉइल में, मतलब अलग अलग जो क्रॉप्स होता है ना वो अलग अलग सीजन में ग्रो करता है, अलग अलग सॉइल में ग्रो करता है। जैसे रबी क्रॉप्स जो विंटर क्रॉप्स होते हैं वो विंटर में ग्रो करते हैं, कुछ समर क्रॉप्स होते हैं वो समर में ग्रो करते हैं, कुछ रेनी क्रॉप्स होते हैं जो कि बारिश वाले मौसम में ग्रो करते हैं, ओके। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब क्या था कि जो डिफरेंट टाइप्स का आपका क्रॉप्स है वो डिफरेंट टाइप्स के सॉइल में ग्रो होता है, ओके। लेंटिल्स एंड ग्राम ग्रोज वेल इन अ लोमी सॉइल विच ड्रेन्स वाटर इजली। जितने भी हमारा पल्सेस होता है,
ठीक है। ये सब हमारा कब ग्रो होता है, ये किस टाइप्स के सॉइल में ग्रो होता है, तो ये हमारा लोमी सॉइल में ग्रो होता है। कैसे सॉइल में ग्रो होता है, ये हमारा लोमी सॉइल में ग्रो होता है। क्यों ग्रो होता है, क्योंकि इस सॉइल से ये वाटर को इजिली ड्रेन कर पाते हैं, इसी की वजह से ये सारे क्रॉप्स हमारा लोमी सॉइल में, ये जो लेंटिल्स हुआ, ग्राम्स हुआ, ये सब हमारा लोमी सॉइल में ग्रो होता है, बिकॉज वो वहां से इजिली वाटर को ड्रेन कर पाता है। वीट एंड पैडी ग्रो वेल इन अ क्ले सॉइल एज इट हैज अ गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। और वीट, पैडी, ये जो धान होता है, गेहूं होता है, ओके, ये हमारा बहुत ही अच्छा से किस टाइप्स के सॉइल में ग्रो करता है, तो क्ले सॉइल में, क्योंकि क्ले सॉइल के पास बहुत ज़्यादा अच्छा कैपेसिटी होता है वाटर को रिटेन करने के लिए, वाटर को होल्ड करने के लिए। तो क्ले सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के वजह से क्ले सॉइल में वीट और पैडी अच्छे से ग्रो करते हैं, ओके। और लोमी सॉइल से जो हमारा लेंटिल्स हुआ और ग्राम हुआ, वो बहुत इजीली वाटर को ड्रेन कर पाते हैं, इस वजह से वहाँ पे लोमी सॉइल में हमारा लेंटिल्स और ग्राम्स ग्रो करते हैं। और क्ले सॉइल वाटर को होल्ड कर पाता है यहाँ, इस वजह से यहाँ पे वीट और पैडी ग्रो करते हैं। कॉटन ग्रोज वेल इन अ सैंडी और लोमी सॉइल। कॉटन हमारा बहुत अच्छे से ग्रो होता है सैंडी सॉइल में और लोमी सॉइल में, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सॉइल इरोजन। अब हम देखेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है। कैरिंग अवे ऑफ द सॉइल, जो टॉप, जैसे कि हम लोग अभी अपने चैप्टर के जो सेकंड हमारा क्लास था, जो हमारा सेकंड सेशन था, वहाँ पे हमने पढ़ा था डिफरेंट लेयर सॉइल्स का, ठीक है। जो हमारा टॉप सॉइल था बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, तो अगर टॉप सॉइल के लेयर टॉप सॉइल, ठीक है, जो हॉरिजन ए वाला जो हमारा लेयर होता है, उसके वो वाला सॉइल अगर विंड की वजह से, वाटर की वजह से वहाँ से हट के कहीं दूसरी जगह चला जाता है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। मतलब सॉइल को कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, जैसे कि एक प्लेस से सॉइल हट के दूसरे प्लेस पे चला जाता है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, कैरिंग अवे ऑफ अ सॉइल, ओके। The carrying away of the top fertile layer of a soil by agents like wind and water is called a soil erosion, ठीक है। टॉप लेयर का टॉप फर्टाइल, जो टॉप लेयर में हमारा सॉइल होता है वो फर्टाइल होता है, तो उस सॉइल को कैरी करके हटा, मतलब उसको उसके प्लेस से रिप्लेस कर वो वहाँ से हट जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। और ये सॉइल इरोजन आपका बहुत चीज़ है जिसके थ्रू हो सकता है, जैसे कि बहुत हाई स्पीड में अगर विंड है तो ये भी हमारे टॉप मोस्ट जो सॉइल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवा सकता है। वाटर, तो ये वाटर, एयर, ये सारे चीज़ की वजह से हमारा क्या होता है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज अ कैरिंग अवे ऑफ द टॉप मोस्ट सॉइल फ्रॉम देयर प्लेस, ओके, फ्रॉम इट्स प्लेस। It occurs faster on a barren land where there is a little or no vegetation, for example in desert. बैरन लैंड, वैसा लैंड जो कि पूरा खाली हो, जहाँ पे प्लांट और क्रॉप्स ना हो, जैसे कि डेजर्ट एरियाज, तो यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट ग्रो होता है ना, तो जहाँ पे भी जिस भी फील्ड में जिस भी सॉइल में प्लांट ग्रो होता है, उसका जो रूट होता है ना, वो सॉइल को बांध के रखता है। तो इसकी वजह से अगर तेज़ हवा भी आ रहा है, तेज़ वाटर का फ्लो भी आ रहा है, तो ईजिली सॉइल को कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं ले जा सकता है। लेकिन आपका अगर लैंड, आपका अगर सॉइल पूरा बैरन है, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह नहीं है, जैसे डेजर्ट एरियाज, तो वहाँ पे कम स्पीड का विंड भी और कम स्पीड का वाटर भी सॉइल को अपने साथ मूव करके ले जा सकता है, ओके। तो इस वजह से सॉइल इरोजन जनरली हमारा बैरन लैंड में ज़्यादा होता है। गॉट इट? देख सकते हो आप, सॉइल देख लो, यहाँ से ऐसे सॉइल, मतलब सॉइल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ऐसे मूव होके चला जाता, पानी अपने साथ उसको बहा के लेके चला जाता, हवा अपने साथ उसको फ्लो करवा के लेके चला जाता है। ओवर ग्रेजिंग, ओके, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑन द
same pace of land year after year is also a reason of soil. ओके अगर आप सॉइल इरोजन, अगर आप ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हो अपने फील्ड में, ठीक है, आप एनिमल्स का ओवर ग्रेजिंग मतलब आप अपने फील्ड में हमेशा हर साल एनिमल्स को ग्रेज करवा रहे हो, तो आपका जो जितना भी वेजिटेशन है आपके सॉइल में वो सबको वो खा जाएगा, जितने भी प्लांट्स वगैरह है, तो हमारा लैंड कैसा हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, कोई सॉइल को होल्ड करके रखने वाला वहाँ पे नहीं होगा, तो इस वजह से भी सॉइल इरोजन हो सकता है. Soil erosion can be reduced or prevented in the following ways. Soil erosion को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या है, एफोरेस्टेशन. मेन कॉज सॉइल इरोजन का क्या है, डिफोरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज. तो इसको प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा वे क्या है, एफोरेस्टेशन. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उसका रूट सॉइल को होल्ड करके रख पाएगा, तो जल्दी से सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा. The best way to reduce or prevent soil erosion is by planting the trees in a large number. The root of the trees hold the soil together. Plant also act as a barrier for a fast moving wind. Slow down the speed of a wind. Afforestation आपका बेस्ट वे होता है जिसके थ्रू हम लोग सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं. इसका रूट सॉइल को होल्ड करके रखेगा, प्लस ये जो विंड का स्पीड होता है ना, इसके लिए भी हमारा जो प्लांट होता है वो बैरियर होता है, उसको वो रोकता है, ठीक है. इससे आके विंड टकराता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है. ओके, तो ये बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू हम लोग सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. और मेन कॉज हमारा सॉइल इरोजन का डिफोरेस्टेशन है. ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल फ्लड्स. अगर फ्लड्स आएगा, फ्लड्स मतलब क्या, बहुत ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर, तो ये हमारे सॉइल को अपने साथ फ्लो करवा के लेके चला जाएगा. लेकिन अगर डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट होगा तो ये फ्लड्स नहीं आएगा, तो डैम्स हमारा फ्लड्स को प्रिवेंट करेगा. फ्लड्स मतलब ओवरफ्लोइंग वाटर का नहीं होगा, तो ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगा. तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द फ्लड. प्लस टेरेस फार्मिंग स्टेप बाय स्टेप, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला ऐसे करके जो फार्मिंग किया जाता है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप. जैसे आप हिलीज एरियाज में जाओगे, हिली एरियाज में हिल्स पे स्नो प्रेजेंट होता है, वो स्नो वाटर में मेल्ट होके फ्लो करता है. तो जो सॉइल प्रेजेंट होगा माउंटेन्स एरियाज में, उसको वो क्या करवा सकता है, अपने साथ फ्लो करवा के रिवर्स में लेके आ सकता है. लेकिन अगर हम वहाँ पे फार्मिंग, टेरिस फार्मिंग, हिली एरियाज के जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, टेरिस फार्मिंग करते हैं. 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसे सीढ़ी जैसा बनाते हैं. तो उस सीढ़ी से जब पानी आएगा ना, तो उस पानी का स्पीड कम हो जाएगा. स्पीड कम होगा ना, तो अपने साथ सॉइल को फ्लो करवा के नहीं ले पाएगा. तो इस तरीका से भी हम लोग सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो यही चीज़ बोला गया है, इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू मिनिमाइज सॉइल इरोजन इन अ हिलीज एरियाज. इट इज डन बाय मेकिंग अ स्टेप ऑन अ hill slope. This reduce the speed of a flowing water down the hill, reducing the soil erosion. hills पे स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं और वहाँ पे फार्मिंग करते हैं, क्योंकि जब वाटर स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करके आएगा ना, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगा. और स्पीड कम होगा ना, तो वो सॉइल को अपने थ्रू इजिली क्या बोल सकते हैं, इजिली फ्लो करवा के नहीं ले जा पाएगा और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर देगा. ओके, सो आई थिंक हमारा चैप्टर ये इस चैप्टर का लास्ट सेशन था. आज हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया और अगले सेशन में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी MCQs है ये सब डिस्कस करेंगे. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.